डीमोटिवेशन और डिप्रेशन चीज़ आती है ना सर, वो उसी वजह से आती है कि जब आप अकेला फील करने लग जाओ और आपको सही गाइडेंस डायरेक्शन ना मिले। एग्जाम्स में फेलियर देखने के बाद मुझे यही लग रहा था कि अब बस लिस्ट में रोल नंबर आ जाए। प्लस आप यूट्यूब और टेलीग्राम तो अच्छे से यूज़ करिए। आपका 100% फोकस केवल एग्जाम पे ही होना चाहिए और आपके दिमाग में हर समय केवल वही चलते रहना चाहिए। ऐसी लग रही है जब जिस दिन आप फील करोगे उस दिन आप ही बताओगे क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हमने 3 लोगों को बुलाया है। एक बार इनकी प्रोफाइल देखते हैं दोस्तों। तो पहले जो कैंडिडेट है आज की वीडियो में वो है आदर्श कुमार पाठक जी। आदर्श कुमार पाठक जी ने रैंक 15 हासिल की है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में। एई का जो एग्जामिनेशन हुआ 2024 में एसडीओ है। आदर्श कुमार पाठक जी की IES 2024 में रिजर्व लिस्ट पे इनका नाम है और इन्होंने गेट मल्टीपल टाइम्स क्लियर किया है। नेक्स्ट है दोस्तों ज्ञानेंद्र कुमार जी। ज्ञानेंद्र कुमार जी की HPSC में असिस्टेंट इंजीनियर रैंक 18 आई है। 2 स्टेज एग्जामिनेशन होता है दोस्तों, प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, 3 स्टेज एग्जामिनेशन। SSC JEE 2024 में इन्हें सेंट्रल वाटर कमीशन अलॉट हुआ है एंड ही इज़ करंटली परस्यूइंग MTech फ्रॉम IIT रुड़की। तीसरे जो हमारे गेस्ट है दोस्तों आज की वीडियो के वो है शुभम सिंह जी। शुभम सिंह जी इज़ BTech फ्रॉम IIT VHU। इनकी रैंक 41 आई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर में और इनके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है। ये 2014 के ग्रेजुएट हैं एंड उसके बाद इन्होंने इंडस्ट्री में बहुत साल काम किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है जो लोग गेट असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इनसे हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे, जैसे कि इनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या थी, इन्होंने कैसे एग्ज़ाम प्रेशर को कैसे डील करा, डिप्रेशन, एंजाइटी, एग्ज़ाम स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को कैसे डील करा, सोशल मीडिया को ये कैसे मैनेज करते थे। और जिस दिन इनका फाइनल सिलेक्शन जब असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में हुआ तो इनका और इनके घर वालों का क्या रिएक्शन था। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आज यहाँ वेलकम। एंड आज मेरे साथ 3 मेरे भाई बैठे हैं और तीनों ही हरियाणा HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में SDO के रूप में चयन हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इस व्यूवर्स के लिए बेसिकली मैंने आपको इधर रिक्वेस्ट किया कि आपका मैं टाइम लूँ और कुछ सवाल मैं आप लोगों के लिए लेके आया था। अगर आपकी परमिशन हो तो फिर हम स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। ठीक है। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एक तो आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, 20 सेकंड 30 सेकंड में एक एक करके अपना नाम और आपका जो इंजीनियरिंग है वो कहाँ से हुआ, ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप प्लीज़ अपना दे दीजिए। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आदर्श कुमार पाठक। I have graduated from NUCT West Campus in Civil Engineering Department, and right now I am selected in HPSC as a Assistant Engineer in Civil Department. Hello, my name is Shubham Singh. I have passed out from IIT BHU in 2014. Thereafter, I have worked in private sector for a long time. Then during Corona, I started preparing for state engineering services, and this is my first selection after that. Hello everyone, my name is Gyanendra Kumar and I have done BTech in Civil Engineering and from Dayalbagh Educational Institute, Agra, and currently I am pursuing my Masters in Transportation Engineering from IIT Roorkee, and now I got selected as a SDO in HPSC Irrigation and Water Resources Department. चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, आपने बहुत शानदार अपना इंट्रोडक्शन दिया। हमारी ऑडियंस जो आज देख रही है, हमारी टारगेट जो ऑडियंस है वो है जिन्होंने लेटर सपोज डिप्लोमा किया हुआ है या जिन्होंने इंजीनियरिंग अपना ग्रेजुएशन किया है या नौकरी भी कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो उन्हीं के हिसाब से सर मैं कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना के लाया था। आपकी अगर परमिशन हो तो मैं पूछना स्टार्ट करूं? ठीक है। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा ये है कि आप लोगों ने अपना जो तैयारी करी, क्योंकि एक HPSC AE एग्जामिनेशन या इवन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का AE एग्जामिनेशन जो आ रहा है, एक 2 स्टेज एग्जामिनेशन हो गया है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस 2 हिस्से से क्वेश्चन आते हैं, 2 हिस्से का जो स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, इसके बाद इंटरव्यू है। तो आपने किस तरीके से उसकी तैयारी करी? सर जो कि मेरा शेड्यूल था प्री के लिए, तो सर मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे थे हर सब्जेक्ट के, जिसमें से मेनली जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में मेन टॉपिक्स हैं, सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन,
तो ज़्यादा जो ध्यान था इन सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान था। साथ में सर प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की जो अप्रोच होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। प्रीलिम्स के लिए सर हमारी जो एप्टीट्यूड होता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड जो हमारा अच्छा होना चाहिए, सब्जेक्ट की ज़्यादा वास्ट नॉलेज नहीं, बट हाँ हमें पता होना चाहिए कि बेसिक क्या है सब्जेक्ट का। देन मेंस में अगर देखा जाए तो सर जो डिस्क्रिप्शन पार्ट आता है उसमें सर हमें इन डेप्थ नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है, वर्टिकल नॉलेज ज़्यादा चाहिए होती है इन मेंस एग्जाम। तो सर मैंने तो ऐसे तैयारी अपनी शुरू करी थी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस को आप लोग साथ में लेकर के चलें, क्योंकि अलग अलग करेंगे तो फिर कोई एक पार्ट लैग बिहाइंड करने लगेगा और कोई एक पार्ट में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। बट हमें चाहिए कि दोनों इक्वली साथ साथ चलते रहे। प्लस प्रीलिम्स के आप 1 मंथ पहले केवल सोनली मतलब प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करिए तो आपका मतलब हो जाना चाहिए। और कोई भी टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करिए, जो भी टाइम आपके पास है उसको 100% यूटिलाइज करिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्ज़ाम पास आ जाएगा तो ज़्यादा पढ़ के हम एग्ज़ाम निकाल लेंगे। हमेशा पढ़ते रहिए उसी एफिशिएंसी के साथ जैसा एग्ज़ाम के पास आप पढ़ रहे हैं। एक्चुअली सर मैं तो 2021 का पास आउट था, तो मेरी क्या है कि तैयारी का लेवल एक सेट हो चुका था। तो फिर मेरा 1.5-2 साल में तैयारी कर चुका था। तो उसके बाद मैं क्या है कि प्री के लिए पढ़ा, तो खाली मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए और अपने जो शॉर्ट नोट्स पढ़े थे वो गेट दिया था मैंने, तो वो उस टाइम बनाए थे, तो वो मैंने प्रीलिम्स उन शॉर्ट नोट्स से मैंने निकाल दिया। उसके बाद 20 दिन का मुझे टाइम मिला मेंस में, तो प्रीवियस मतलब नॉलेज भी हो चुकी थी, ऐसी मेंस दे रखा था, तो थोड़ा मतलब इतना तो डेप्थ में प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, पर प्रीवियस नॉलेज होने के कारण तो ऊपर ऊपर से थोड़ा 5-6 मेन सब्जेक्ट कर लिए थे मैंने, तो उससे और मतलब मुझे बेनिफिट मिला उससे। तो मैं तो यही है कि अपना एक तैयारी का लेवल, अपना टाइम को यूटिलाइज करिए और अपना एक स्टैंडर्ड सेट कर लिए। उसके बाद अपना नोट्स, शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए एक रेगुलर इंटरवल पे। तो बेसिकली की ऐसा है कि सिलेबस को ख़त्म करना या जितना मैक्सिमम सिलेबस ख़त्म हो सकता है और फिर रिवाइज करना। शॉर्ट नोट्स अगर बना लिए हैं तो और बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि एग्जामिनेशन प्रेशर, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन प्रेशर, नौकरी की टेंशन, नौकरी नहीं मिल रही है, देखते हैं कि दोस्त का सिलेक्शन हो गया, मेरा नहीं हुआ है, तो उस एग्जामिनेशन प्रेशर को आपने किस तरीके से डील किया? कैसे वो सेल्फ बिलीफ या कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाऊंगा? आप लोग क्या करते थे ये मैं जानना चाहूँगा। सर ये चीज़ जो है वो तो हर एस्पिरेंट के साथ है, ये हमारे साथ भी ये चीज़ थी। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे तो डेली एक ओवरथिंक हो जाता था चीज़ें। मैं यही कहूँगा कि जितना आप मेडिटेशन कर सकते हैं उतना मेडिटेशन करिए और ओवरथिंक मत करिए किसी चीज़ को लेके भी, बिकॉज अगर आप ओवरथिंक करेंगे तो वो चीज़ वैसे ही फिर क्या नाम है आपके नेगेटिव वे में ही जाएगी उस चीज़ को लेके। तो इससे बढ़िया है कि जितना काम रही है, कंपोज रही है। अगर आपने पूरे साल पढ़ाई करी है तो जाहिर सी बात है वो चीज़ आपको बेनिफिट करेगी। अगर आप एक दिन पहले नहीं भी पढ़ते तो इतना कोई दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल काम जाके होकर पेपर देने जाइए और अच्छे से करिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मतलब टेस्ट सीरीज दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने मेंटर के बात को सुनिए कि वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, किस तरह से गाइड कर रहे हैं, उसको फॉलो करिए और अपना भी उसमें ब्रेन यूज़ करिए और दोनों का मतलब सिंक्रोनाइजेशन करके अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। प्लस आप लोग कोई भी एक भी एग्ज़ाम में अगर ख़राब हो जाए तो उससे डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे दोस्त का अच्छा हो गया, इसका अच्छा होगा, ये सब सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप तुरंत अगले एग्ज़ाम पे लग जाइए और धीरे धीरे अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते जाइए, क्योंकि जितना आप क्वालिफाइंग मार्क्स के करीब पहुँचेंगे वैसे वैसे आपका सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे और अगले वाले एग्ज़ाम में आप बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। जैसा कि सोम और आदर्श भाई ने बिल्कुल सही बताया, ये एक ऐसी स्टेज है इससे सब मतलब पूरे एस्पिरेंट होकर निकलना पड़ता है। जब एग्ज़ाम नहीं निकलते थे तो घर फ़ोन कर देते, नहीं निकला एग्ज़ाम, तो घर वाले बस एक ही बात कहते थे कि अरे कोई नहीं, आगे आगे आएगा, दूसरा एग्ज़ाम की तैयारी करो। तो मेरा तो यही था कि घर वालों के रोज़ रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहो, एक अल्टीमेट मोटिवेशन वहीं से मिलता है। और एक स्टेज जब 2 साल तक ऐसा है मतलब तैयारी भी की, पूरी मेहनत भी करी, पर एक भी एग्ज़ाम नहीं निकला। अब 2 साल के बाद उतनी तैयारी हो चुकी कि अब सब एग्ज़ाम निकल जाते हैं। तो एक मतलब वही है कि घर वालों से एक अल्टीमेट मोटिवेशन मिलता है, उनसे कांटेक्ट में रहिए, घर ज़्यादा से ज़्यादा बात करिए और अच्छे दोस्त बनाइए, और यही रहता है। तो मतलब बेसिकली जहाँ से पॉजिटिविटी आए वहाँ पर हमको अपना टाइम स्पेंड करना है, चाहे पेरेंट्स से के साथ समय बिता सकते हैं, अच्छे क्वालिटी फ्रेंड्स के साथ आप समय बिता सकते हैं।
और बल्कि दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ज्ञानेंद्र जी ने तो अभी लेटेस्ट एसएससी जेईई एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। एंड आदर्श हमारे बीच है, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज की रिजर्व लिस्ट में है। तो हम तो बल्कि ये प्रे कर रहे हैं कि आदर्श जी का इंजीनियरिंग सर्विसेज भी क्लियर हो और इनका एक लिस्ट में नाम आए, ताकि आप लोगों के समक्ष हम दोबारा आदर्श जी को लेके आएँ। मेरा अगला सवाल दोस्तों आप सबसे ये है कि आपकी राय में मेंटरशिप की आज के टाइम में कितनी ज़रूरत है, किस वजह से? क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार बच्चे प्रिपरेशन ना होने की वजह से या प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। इवन न्यूज़ में भी इतनी बार हम देखते हैं कि उसने सुसाइड तक कर लिया, है ना। उन माँ बाप को अगर हम सोचे जिन्होंने बचपन से लेके बच्चे को बड़ा किया, उन पर क्या बीतता होगा जब बच्चा इस स्टेज पे आके ऐसा कमिट करता है। तो आपकी राय में मेंटरशिप का क्या रोल है? सर बिल्कुल सही बात है सर। जो डीमोटिवेशन और डिप्रेशन चीज़ आती है ना सर, वो उसी वजह से आती है कि जब आप अकेला फील करने लग जाओ और आपको सही गाइडेंस डायरेक्शन में ना मिले। देखिए एफर्ट सब करते हैं, सब पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम लिमिटेड लोग का ही निकलना है। तो राइट डायरेक्शन के लिए आपको मेंटरशिप की बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ पर्सनल भी कुछ इशूज़ होते हैं जो कि आप फैमिलीज़ के साथ नहीं शेयर कर सकते हैं, या फिर दोस्तों के साथ थोड़ा लगता है कि नहीं हो पाता है, तो आप अपने मेंटर से बात कर सकते हो उस चीज़ के लिए ओपनली। वहाँ से आपको एक अच्छा क्या कहते हैं सॉल्यूशन मिलता है, एक अच्छा रिव्यू मिलता है उस चीज़ का। आपकी जो डायरेक्शन को वो नोटिस करते हैं, बाय गाइड कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मैं इस पे यही कहना चाहूँगा कि डीमोटिवेशन तो सबके प्रिपरेशन के ड्यूरिंग आता है, बट आपको यही सोचना है कि कुछ देर तक आप डिमोटिवेट होकर के उसको अपने दिमाग में सोच लीजिए कि इससे मुझे मिल क्या रहा है। फिर सोचिए कि इससे मुझे मिलने वाला तो कुछ नहीं है, मुझे अपना एक्शन करना पड़ेगा तभी कुछ मिलने वाला है। तो हर बार ये थॉट को अगर आप अपने माइंड में ले आएंगे तो आपको डिमोटिवेशन से निकलने में काफ़ी हेल्प होगा। प्लस अपने मेंटर से शेयर करिए चीज़ें, वो जो कहें उसको ध्यान से सुनिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप अपने खुद से दिमाग लगा करके जो चीज़ें सॉल्यूशन ढूंढेंगे उससे बेटर होगा कि आप किसी की सुन लें और उसको इम्प्लीमेंट तुरंत कर लें, तो उसमें आपका टाइम सेव हो जाएगा। मेरा मानना है राइट गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जो चीज़ 3-4 साल में गेन कर रहे हैं हम 2 साल में भी राइट गाइडेंस से ले सकते हैं। तो जैसा मैं अपनी बताऊं, जैसे हमें गेट की नॉलेज बीटेक के बाद हुई, कि गेट भी होता है एक एग्ज़ाम, क्योंकि हमारा कोई गाइडेंस ऐसा था नहीं। तो अब पहले पता होती तो शायद पहले हो जाता। तो राइट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और मेरा तो हमेशा यही है कि पॉजिटिविटी जहाँ से आए वहीं मतलब वही सर्कल रखना चाहिए अपना। तो सर बेसिकली मेंटोर क्या एक फैंसी आजकल नया टर्म है, अदरवाइज किसी के लिए मेंटोर उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, किसी के लिए उसका कॉलेज सीनियर भी हो सकता है, किसी के लिए उसका फ्रेंड हो सकता है, एंड किसी के लिए कोई भी मेंटोर हो सकता है जो आप लोगों के अंदर के टैलेंट को समझता हो, आपके पोटेंशियल को समझता हो और आपको बूस्टअप रखता हो, और जो आपको बेसिकली आपके लक्ष्य तक आपको लेके जाए, आपके साथ रहे, आपके फेलियर में साथ रहना है, आपके सक्सेस में साथ रहना है। वो ही आजकल के टाइम में उस वर्ड को हम मेंटरशिप कह देते हैं जनरली। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जैसे सोशल मीडिया को लेके बड़ा ही डिस्ट्रैक्शन मैं देखता हूँ बच्चों में, यूट्यूब पे टाइम लगाना कह लीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इन सब से आप लोगों ने कैसे डील करा? ऑब्वियसली आप जब स्टूडेंट, आप जब प्रिपरेशन में थे तो कहीं ना कहीं आपका भी समय इन चीज़ों पर जाने की चेष्टा करता होगा। आपने इनको हैंडल कैसे किया? ये बड़ा हमारे व्यूअर्स के लिए आई थिंक काम की चीज़ होने वाली है जो आप बताएंगे इसमें। यस सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने तो सर जो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक था वो तो अनइंस्टॉल कर रखा था अपने फ़ोन से, बिकॉज सर मेन जो डिस्ट्रैक्शन का जो ऐप है वो आई थिंक यही दोनों है। टेलीग्राम एक सोर्स है, बहुत अच्छा सोर्स है, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, फ्री सोर्स है कि फ्री PDF में आप ले सकते हैं, टेस्ट ले सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ यूट्यूब पे भी काफ़ी सारे मैराथन क्लासेस होती हैं, जो कि अगर कोई बिना कोचिंग या कुछ नहीं कर रहा तो वो उसकी हेल्प के थ्रू उस चीज़ को कर सकता है अच्छे से। तो हाँ, अगर आप जेन्युइनली अगर आप मैनेज कर सकते हैं कि हाँ मैं इनसे भी चला लूँ थोड़ी देर, क्योंकि ऑब्वियसली सर एंटरटेनमेंट भी थोड़ी ज़रूरी होती है ज़िंदगी में। तो मैं तो सर पर्सनली यूट्यूब देख लेता था वैसे थोड़ा बहुत, बट हाँ मैंने बाकी तो चीज़ ऐसा कुछ करी नहीं सर। मैं यही कहना चाहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो उससे बिल्कुल दूर तो नहीं रहा जा सकता है, बट आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करने की जगह सिर्फ एक जगह यूज़ करें। जैसे मैं केवल फेसबुक यूज़ करता था,
और प्लस उसमें केवल फीड देखता था, कोई लाइक या कमेंट कुछ नहीं करता था, और प्लस उसको भी ऐप के थ्रू नहीं देखता था, क्रोम में लॉगिन करके देखता था, तो उससे मैं काफ़ी डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करता था। प्लस पढ़ते टाइम आप अपने फ़ोन को थोड़ा अपने आप से दूर रखिए, थोड़ा बेड पे रख दीजिए या जहाँ से आपको लेने में उसको मुश्किल हो, तो आपका दिमाग सोचेगा बार बार कि उठ के जाए, इससे अच्छा है कि 2 क्वेश्चन और कर लें, 3 क्वेश्चन और कर लें। ऐसे हम डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। AI यूज़ करके आपको सब दे देगा, तो उसको आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम तो वेस्ट नहीं होना चाहिए उससे, बल्कि आपको थोड़ा डिमोटिवेशन भी कम होगा और थोड़ा उसको जुडिशियसली आप लोग यूज़ करना सीख जाएंगे टाइम जैसे जैसे बीतेगा। जैसा आदर्श ने बताया कि जैसा लिमिट में अगर यूज करेंगे तो एंटरटेनमेंट के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आजकल इंस्टा। मतलब आप अकेले बैठे हो, माइंड फ्रेश कर देगा, पर इंस्टाग्राम फ़ोन में होते हुए कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैंने तो डीएक्टिवेट ही कर रखा था सब प्रिपरेशन के दौरान। 2-3 साल मतलब फेसबुक और इंस्टा तो बिल्कुल ही डीएक्टिवेट था। हाँ, यूट्यूब पर थोड़ा मैं चला लेता था। अब जब सिलेक्शन हो गया तो दोबारा इंस्टॉल कर लिया है। अब चला रहे हैं। बेसिकली उस जोन में जाना जरूरी है ना, और अपना, क्योंकि देखिए टाइम तो लिमिटेड ही है एग्जामिनेशन के लिए, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना तो पॉजिटिवली करा जाए, लेकिन एज ए ह्यूमन बड़ा मुश्किल है वो बाउंड्री बनाना कि पॉजिटिव कहाँ है और कहाँ मैं टाइम ज़्यादा स्लिप कर रहा हूँ, जनरली मोर और लेस लोगों के लिए। तो यानी कहीं ना कहीं या तो आप उन एप्लीकेशंस को फाइंड आउट करें जहाँ आपका टाइम व्यर्थ में जा रहा है, उनको अनइंस्टॉल कर दे थोड़े टाइम के लिए, और फिर जिस दिन आपका एग्जामिनेशन क्लियर हो जाता है, ये कोई परमानेंट तो सब बात है नहीं। 2-3 साल बाद फिर दोबारा डाउनलोड कर लिए, खूब चलाइए इंस्टाग्राम। बिकॉज सर ये बहुत थिन लाइन है सर, जो आपने बोला ना कि एफर्ट, आप कितना टाइम यूटिलाइज करें आपको पता भी नहीं चलता। तो सोशल मीडिया पे एक इंस्टाग्राम यही चीज़ है कि आप रील देखना शुरू करते हैं तो फिर 2-3 घंटे नॉन स्टॉप देखते हैं, तो फिर वहाँ पे टाइम वेस्ट ही हुआ एक तरीके से। जो आप पढ़ के अपना प्रोडक्टिव बना सकते थे टाइम को, वो आपने वेस्ट कर दिया वहाँ पे। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकल जाता है, आपका 100% फोकस केवल एग्ज़ाम पे ही होना चाहिए और आपके दिमाग में हर समय केवल वही चलते रहना चाहिए। वो भी करिए, लेकिन वो भी करते समय दिमाग में यही रखे रहिए कि मेरा पढ़ाई सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं हो जाता, मैं सारे चीज़ों से अपना रिश्ता नाता सारा तोड़ के रखा रहूँगा। बेसिकली मेंटली एक क्लॉक आपकी चलती रहनी चाहिए कि भाई मेरा टाइम आज इतना है, कहाँ मेरा टाइम जा रहा है, तो दिमाग में वो क्लॉक आपके रेडी रहनी चाहिए। लास्ट सवाल मेरा आज के दिन का ये है आपके लिए कि जिस दिन ये रिजल्ट आया कि आप फाइनली एसडीओ साहब बन गए हैं, तो वो अपने मोमेंट्स आप हमारे साथ और दर्शकों के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। मैं ज्ञानेंद्र से पहले रिक्वेस्ट करूँ, ज्ञानेंद्र जी आप पहले बताइए क्या रहा उस दिन आपका मोमेंट। सर मैं तो दोस्त के साथ जा रहा था, मैं कॉलेज में, तो एकदम मैसेज आया आदर्श का कि ज्ञानेंद्र रिजल्ट आ गया। तो मैंने देखा तो एकदम दोस्त को बताया, मैं क्या एक पागल सा हो गया। सबसे पहले मैंने घर फ़ोन किया पापा पे, तो उनको बताया, फिर और दोस्तों को और सबसे बात हुई, फिर थोड़ा नॉर्मल होगा। तो सर जैसा हमें पता है HPSC अपना रिजल्ट बहुत जल्दी दे देती है, बट हमारे टाइम में फिर भी एक दिन डिले हो गई थी। और मैं सर हम लोग सर लास्ट नाइट हमारा लास्ट इंटरव्यू था, लास्ट डेट था, और अगले दिन ही रिजल्ट दिया था। तो मैं ट्रैवल करके आया, तो मैं सो रहा था, और मैं जब उठा तब तक रिजल्ट आ चुका था। तो मैंने बेड पे अपना फ़ोन खोल के बस रोल नंबर चेक करा, हो गया था। तो सर एक तो बहुत पहले होता है कि एक सैचुरेशन आया पहले दिमाग में, पूरा एड्रेनलिन रश हुआ पूरा अच्छे से। फिर क्योंकि पहली गवर्नमेंट जॉब थी सर, तो और ऊपर से हम इतने फेलियर देख के आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली होता है ना सर कि आप जब पॉइंट नंबर से रह रहे होते हो तो थोड़ा रहता है। फिर सबसे पहले मैंने मम्मी को बताया, बिल्कुल हम लोगों ने गले लगा अच्छे से, पूरी बिल्कुल क्या इमोशनल थोड़ा हो गई थी मम्मी मेरी, बट ठीक है सर। फिर पापा को बताया, फिर शाम को वही दोस्तों के साथ पार्टी करी सबने, तो वही हुआ था सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में फेलियर देखने के बाद मुझे यही लग रहा था कि अब बस लिस्ट में रोल नंबर आ जाए कि ये PM का इलेक्शन जीतने के बराबर मुश्किल चीज़ है। बट जब लिस्ट में रोल नंबर आ गया तो काफ़ी रिलैक्स महसूस हुआ, और फिर उसके बाद मैंने एंजॉय किया अपने टाइम को। दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा, ये बताने में थोड़ा ऐसी लग रही है, जब जिस दिन आप फील करोगे उस दिन आप ही बताओगे क्या होता है। और उसके लिए बिल्कुल हार्ड वर्क करिए, मेहनत करिए और मोटिवेट रहिए। सही बात है, वो फीलिंग बहुत अलग होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब आप उस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते जो आपकी जॉब लगती है, ऐसी जॉब लगती है, एक रेपुटेटेड जॉब लगती है, लग रहा है तो थोड़ा लगता है कि हाँ वो फीलिंग आप बस इंजॉय कर सकते हो, आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे कि हाँ कैसा फील किया हमने। एक लास्ट में आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे दर्शक में से कोई एस्पायरिंग स्टूडेंट है जो इन एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहा है, अगर आप लोगों से कनेक्ट होना चाहे
तो वो क्या ईमेल के माध्यम से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मुझसे कर सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। बेसिकली मेरा टेलीग्राम जो लिंक होगा वो सर नीचे वीडियो में डाल देंगे। ऑल्सो अगर किसी को ईमेल के थ्रू करना है तो adarshkumarpathak2@gmail.com मेरा ईमेल है, आप उसके थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सेम। चलिए, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी थैंक्स मच। सर।